नमस्ते स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस महत्वपूर्ण सीरीज में, जहां पर हम टॉप 47 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। चाहे वो एफएम के हो गए, चाहे वो हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हो गए, या ऑडिटिंग के हो गए, या लॉ से रिलेटेड हो गए, या फिर कॉस्टिंग के हो गए। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन को पढ़िएगा और अपना आंसर दीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आया है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट से। भले आप इसको फंड फ्लो स्टेटमेंट का भी पार्ट मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फंड फ्रॉम ऑपरेशन भी होता है और कहीं ना कहीं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, और दोनों में हम एक ही पैटर्न से जो है वो चलते हैं। चलिए तो यहां पर बात करते हैं कि इफ नेट प्रॉफिट्स आर 40,000, आपका नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है और वो कितना है 40,000 है, और नॉन केस एक्सपेंसेस दे रखे 5,000। नॉन केस एक्सपेंसेस आपको गिवन है और वो कितने हैं 5,000 है। ठीक है दोस्तों, द फंड फ्रॉम ऑपरेशन विल बी, यदि शुद्ध लाभ दे रखे हैं 40,000 और गैर नकदी व्यय 5,000 दे रखे हैं, तो संचालन से रोकड़ कितना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। आप सब जानते हैं कि जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते हैं, या मैं बोलूं कि फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन निकालते हैं, तो आपने फंड फ्लो ऑपरेशन पढ़ा होगा। ठीक है, आपने फंड फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा होगा, जिसमें हम 3 चीजें निकालते हैं। पहले तो निकालते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन, आपने पढ़ा होगा एफएफओ, और दूसरा होता है शेड्यूल इन चेंजेस ऑफ शेड्यूल इन चेंजेस ऑफ वर्किंग कैपिटल। और तीसरा हम क्या बनाते हैं, तीसरा बनाते हैं हम फंड फ्लो स्टेटमेंट। और फंड फ्लो स्टेटमेंट में भी हम 2 चीजें होती है, एक होता है हमारा सोर्स ऑफ फंड और एक होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड। ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया है। ठीक है, बिल्कुल सभी को मिल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर भी आ चुका है और सभी के आंसर सही भी आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 45,000 बिल्कुल सही है। कैसे होगा, तो देखो हम सब जानते हैं कि हमें कितना मिला है, हमें नेट प्रॉफिट जो मिला है, नेट प्रॉफिट मिला है 40,000, और हमको पता है कि हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं नॉन केस प्लस नॉन ऑपरेटिंग को हम ऐड करते हैं, मानते हो। ठीक है, तो हमारा जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन नहीं था ना, अच्छा डेप्रिसिएशन नहीं, सीधा लिख रखा है नॉन केस एक्सपेंसेस, तो हम क्या कर देंगे, नॉन केस एक्सपेंसेस को जो है वो 5,000 को यहां पर ऐड कर देंगे। तो ऐसे में हमारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ जाएगा, 45,000 आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। एक ही बात इसमें पूछी है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर सी ऑप्शन है। तो इजी क्वेश्चन है, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू वोल्टर फर्म शुड पे 100% डिविडेंड इफ, वोल्टर के अनुसार फर्म को 100% लाभांश देना चाहिए यदि, वोल्टर के अनुसार फंड को 100% लाभांश कब देना चाहिए, मुझे बताओ। यदि रिटर्न हमारे कॉस्ट से ज्यादा है, या रिटर्न कॉस्ट से कम है, या रिटर्न इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं कि यहां पर कॉस्ट। तो वोल्टर के अनुसार डिविडेंड का फॉर्मूला पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ सबको इजी लगा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था और आसान क्वेश्चन था। और यहां पर एक चीज मैंने आपको और सिखाई है फर्स्ट क्वेश्चन में, ध्यान रखना कि फंड फ्रॉम ऑपरेशन में नॉन केस और नॉन ऑपरेटिंग दोनों ऐड होते हैं। जैसे और बताऊं मैं आपको, नॉन केस कौन कौन से, अगर आपको देखना है तो मैं बता देता हूं। जैसे नॉन केस में हमारे डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं गुडविल राइट ऑफ, ठीक है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो सकते हैं हमारे, ठीक है। ये सारे नॉन केस नॉन ऑपरेटिंग हमारे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 2 बताइए वोल्टर के फॉर्मूले के अनुसार। तो देखो हम क्या बोलेंगे यहां पर, हम यहां पर एक बात ये समझेंगे कि वोल्टर का जो फॉर्मूला है, डिविडेंड पॉलिसी से क्वेश्चन आया है, जो क्या कहता है कि इफ रिटर्न इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि रिटर्न अर्निंग्स हो रही है, तो ग्रोथ हमारी बेनिफिशियल है, ठीक है। और अगर यहां पर मैं बात करूं कि हमारा जो रिटर्न है वो कॉस्ट से कम है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड्स है, तो डिविडेंड इज बेनिफिशियल हो जाएगा। और अगर आर के के बराबर है तो डिविडेंड पॉलिसी इज इररिलेवेंट हो जाएगी। अगर आर के बराबर है तो इसको तो हम क्या बोलेंगे कि डिविडेंड पॉलिसी इज इररिलेवेंट। मैं डिविडेंड पॉलिसी के बेस पे क्यों चल रहा हूं, क्योंकि हम वोल्टर के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, और वोल्टर का जो फॉर्मूला है वो हम पढ़ते हैं डिविडेंड पॉलिसी में। कहां पढ़ते हैं, डिविडेंड पॉलिसी के अंदर पढ़ते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि इफ आर इज ग्रेटर देन 1 देन रिटेन अर्निंग हमें हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रिटेन अर्निंग्स हो जाएगी। यहां पर आपको जानना है
रिटर्न, और यहां हम क्या बोलेंगे कि ग्रोथ इज बेनिफिशियल। ग्रोथ क्या हो जाएगी? बेनिफिशियल हो जाएगी। ये क्लियर है आपको? और इफ आर इज लेस देन के, देन डिविडेंड क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड यहां पर क्या हो जाएगा? हमारा बेनिफिशियल होने वाला है। क्लियर आपको? तो यहां हो जाएगा डिविडेंड बेनिफिशियल। तो ये क्या कह रहा है इस पॉलिसी में कि डिविडेंड को आपको क्या करना है? डिविडेंड को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। मानते हो ये चीज? अब बताओ मुझे, इस क्वेश्चन के अनुसार 100% डिविडेंड कब होगा? वोल्टर के फॉर्मूले के अनुसार अगर हम बात करें तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में तीनों ही चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब आपको जो है वो यहां पर डिसीजन लेना है कि कौन सा डिसीजन जो है वो हमारा यहां पर बेटर होने वाला है। तो हम बोलेंगे कि इफ के इज ग्रेटर देन आर, यानी कि आर इज लेस देन के हो, तो हम बोलेंगे कि हमें डिविडेंड जो है वो बेटर रूप में यहां पर देना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर आप सभी को? ठीक है, ये तीनों चीज आपको याद रखनी है। वोल्टर का फॉर्मूला है, चैप्टर भी बता रहा हूं कहां से आया। पहला क्वेश्चन फंड फ्लो स्टेटमेंट से आया। इसका मतलब जो क्वेश्चन जहां से आ रहे हैं हमें उन चैप्टर को अच्छे से देखना है, उन चैप्टर को हमें बार बार रिवाइज करना है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट आपको रिवाइज करना है। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बता दिया डिविडेंड पॉलिसी से क्वेश्चन आया, मतलब वो चैप्टर भी आपको देखना है। तीसरा क्वेश्चन शुद्ध संपत्ति, बहुत इजी क्वेश्चन है, समय व्यतीत करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मीनिंग ऑफ नेट एसेटी, नेट एसेट्स क्या होता है हम सब जानते हैं। क्या टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी होता है, या फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट होता है, या टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है, या टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी होता है। तो आप सब जानते हो कि टोटल एसेट्स जो है हमारी, उसमें से अगर हम आउटसाइड लायबिलिटी को लेस कर दें, क्योंकि देखो अगर टोटल एसेट्स में से मैं टोटल लायबिलिटी निकालता हूं, देखा जाए तो यहां पर भी नेट एसेट आ रही है हमारी। क्यों? क्योंकि टोटल एसेट्स में हमारी दो एसेट्स आती है। अगर मैं बात करूं टोटल एसेट्स की, तो दो एसेट्स आती है, फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। ठीक है, अब इसमें फिक्स में भी हमारी दोनों आ गई, तीन इंटेंजिबल भी आती है और इंटेंजिबल भी आते हैं। ठीक है, मूर्त और अमूर्त संपत्तियां। तो टोटल एसेट यहां पर यूं देखा जाए तो कवर हो रही है, लेकिन एक चीज आपने देखी होगी, जब तक कुल संपत्तियों में से हम बात करें कि हमारे आउटसाइड जो लायबिलिटीज है, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल एसेट लायबिलिटीज, यस आउटसाइड लायबिलिटी हमें लेस करनी पड़ेगी, तभी हम कह सकते हैं कि हमारे जो एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस है वो हमारे यहां पर होंगे, तो हम कह सकते हैं कि नेट एसेट हमें मिली है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। क्लियर इस क्वेश्चन में? ज्यादा कोई उलझने वाली बात नहीं है, इजी है। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विल चेंज करंट रेशियो, व्हेन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विल चेंज करंट रेशियो, निम्नलिखित में से कौन सा लेनदेन में चालू अनुपात में परिवर्तन ला सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा लेनदेन चालू अनुपात में परिवर्तन ला सकता है? मतलब 4 आपको ऑप्शंस दिए, उन ऑप्शंस को पढ़ते हुए हमें डिसीजन लेना है कि ऐसा कौन सा लेनदेन है जो हमारे चालू अनुपात में परिवर्तन करेगा। तो सबसे पहले बात करें सर चालू अनुपात होता क्या है, तो हम सब पढ़ चुके हैं। करंट रेशियो क्या होता है? करंट रेशियो होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, मतलब इस रेशियो में चेंजेस होना है। ठीक है, मानते हो? अब चेंज कैसे होगा? तो देखो, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, माल की नकद खरीद। अब मुझे बताओ इससे हो रहा है क्या? इससे हो ही नहीं सकता। बोलो क्यों? क्योंकि आपने माल को नकद खरीदा है, और माल को नकद खरीदा है तो आप सब जानते हो माल को नकद खरीदने से क्या हो रहा है कि आपका जो गुड्स है, गुड्स का मतलब क्या हुआ? गुड्स का मतलब हुआ कि आपका जो स्टॉक है, स्टॉक आपका बढ़ रहा है, मतलब एक करंट एसेट बढ़ रही है, और आपका जो कैश है ना वो डाउन हो रहा है, एक करंट एसेट घट रही है। तो मुझे बताओ क्या पहले से कोई चेंजेस हो सकता है? पहले में कोई इफेक्ट हो सकता है? तो आप बोलेंगे सर पहले में तो कोई इफेक्ट हो ही नहीं सकता। दूसरी बात करें, चलिए दूसरा, पेमेंट ऑफ ट्रेड क्रेडिटर्स, व्यापारिक लेनदारों को आपने भुगतान किया, व्यापारिक लेनदारों को भुगतान किया, तो देखो आपके लेनदार कम हुए, व्यापारिक लेनदारों को आपने भुगतान किया, तो आपके लेनदार कौन होते हैं पहले बताओ? जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है ये? पेमेंट्स टू ट्रेड क्रेडिटर्स। ठीक है, हमने क्या पहला वाला मैंने ऑप्शन आपको बता दिया है, पहले का तो कोई बात ही नहीं है। दूसरा कह रहा है कि पेमेंट टू ट्रेड क्रेडिटर, हमने व्यापारिक लेनदारों को भुगतान किया, तो व्यापारिक लेनदारों को भुगतान किया तो हम एंट्री क्या करते हैं बताइए? हम एंट्री करते हैं ट्रेड क्रेडिटर्स आर डेबिटेड टू कैश। तो देखो अब यहां पर सोचो, आपका जो है वो एक एसेट कम हो रही है। आपने मान लो एग्जांपल ले लेते हैं कि ये 5,000 रुपए के थे, हमने 5,000 रुपए के लेनदारों को भुगतान कर दिया, तो 5,000 से हमारी एक लायबिलिटी थी, करंट लायबिलिटी, ठीक है, वो क्या हुई? कम हुई। और इधर हमारे पास क्या था? हमारे पास थी करंट एसेट, ये भी क्या हुई है? अब इस दोनों इफेक्ट को समझो, आप दोनों इफेक्ट्स को अच्छे से यहां पर समझिएगा। बिल्कुल, नमस्ते, सभी का स्वागत है इस सेशन के अंदर, क्लास के अंदर। बिल्कुल
ठीक है। एक बार सभी के कमेंट्स देख लेते हैं हम अच्छे से, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। बिल्कुल सभी का स्वागत है जो शुरू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चेतन जी, किशु जी, रितिका जी, तनु जी सिंघवी, किशु जी, रितिका जी, शिवम जी, रवि जी, शिवम पांडे जी, मोहित जी, पिक टू पाथ जी, ठीक है। उसके बाद आशु जी, सर एडमिट कार्ड आ गए क्या असिस्टेंट अकाउंटेंट के? अभी कैसे आ जाएंगे, अभी तो टाइम लगेगा आशु जी, कम से कम टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तो 18 अगस्त हुआ है ना, कम से कम 20 मतलब 30 अगस्त के बाद आएंगे, लगभग 1 या 2 तारीख आएंगे। अभी तो 7 अगस्त को एग्जाम है आपके, ठीक है। बिल्कुल अभी आप पढ़े भी ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप निश्चित रहिए। बिल्कुल एडमिट कार्ड आएगा तो हम उसका सेशन भी लेकर आएंगे, ठीक है। उसके बाद शत्रुघ्न जी, बिल्कुल सभी का स्वागत है। गुड आफ्टरनून सर, राधे राधे, बिल्कुल नमस्ते, राधे राधे, सभी का स्वागत है। एक बार जल्दी से सभी सेशन को शेयर कर दो और क्लास को जो है वो आप यहाँ पर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आंसर आ रहे हैं सभी के, कुछ बी पे अटके हुए हैं और कुछ सी पे अटके हुए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का आंसर हम देखेंगे और जो हमारा फाइनल आंसर है उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़िए। चलिए अब यहां पर मुझे बताओ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार समझो। मैं चारों की एंट्री बता देता हूं, आंसर पे आप ऑटोमेटिक चले जाओगे, आंसर पे ऑटोमेटिक चले जाओगे। एक्सेप्टिंग बिल ड्रॉन बाय ट्रेड क्रेडिटर्स, व्यापारिक लेनदार के द्वारा विनिमय पत्र स्वीकार किया गया। ये भी आप एक सोचना, एक और इंपॉर्टेंट बात आ रही है, क्या बोल रहे हैं यहां पर कि व्यापारिक लेनदार के द्वारा एक विनिमय पत्र स्वीकार किया गया है, और डिसोनरिंग ऑफ बिल रिसीवेबल, जो प्राप्त बिल हैं वो डिसोनर्ड हो गए। ये चारों ऑप्शन आपके सामने यहां पर आ चुके हैं, ठीक है। बिल एक्सेप्ट करने पर नोटिंग चार्जेस CI। देखो अब इसमें क्या करते हैं अपन, जिसका इफेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप आंसर पे ऑटोमेटिक पहुंच जाओगे। पहला तो क्लियर हो चुका है, अपन एक एक ऑप्शन से चलते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन में मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं है, क्योंकि माल नकद खरीदा, एक हमारे पास गुड्स आ गया, मतलब एक करंट एसेट आई, और माल नकद खरीदने से एक करंट एसेट चली गई, कोई फर्क पड़ने वाला यहां पर नहीं है, ठीक है। चलिए अब बात करें सर दूसरे में, पेमेंट किया हमने ट्रेड क्रेडिटर्स को, पेमेंट किया तो करंट एसेट्स कम हुई, लेकिन उससे क्या कम हुआ है, उससे हमारा ये भी कम हुआ है। अब इसको अपन एग्जांपल से देख लेते हैं। पहले मान लेते हैं कि हमारा करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ये हमारी 2:1 थी, यूं समझ लो, यानी कि हमारे पास करंट एसेट थी 1 लाख रुपए की और करंट लायबिलिटी थी हमारे पास 50,000 की, आप यूं समझो तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर बात करें कि हमने ट्रेड क्रेडिटर्स को भुगतान किया 5,000 रुपए का, तो हमारा क्या हुआ कि हमारा 5,000 से क्या हुआ, 5,000 से एसेट कम हुई, और इधर हमारे क्रेडिटर्स भी 5,000 से कम हुए। देखो इफेक्ट क्या आ रहा है, 95,000 अपॉन आ गया हमारा 45,000, 3 जीरो से 3 जीरो गया, 5 से 9 बार, 5 से 19 बार, 19 अपॉन 9 आया, 9 दूनी 18। यूं देखा जाए तो रेशियो यहां पर चेंज हो रहा है, यूं देखा जाए तो हर जगह पर रेशियो चेंज हो रहा है। देखो इस रेशियो के हिसाब से लो तो यार रेशियो बदल गया, देखो यह 9 दूनी नहीं आ रहा है, ऊपर आ रहा है हमारा रेशियो, ठीक है। एक्सेप्टिंग बिल ड्रॉन बाय ट्रेड क्रेडिटर्स, व्यापारिक लेनदार के द्वारा विनिमय पत्र स्वीकार किया गया। अब मुझे बताओ, विनिमय पत्र उसने स्वीकार किया, इसका मतलब हमने बिल लिखा होगा, तो हम क्या लिखते हैं, BR2 डेटर्स, हम लिखते हैं BR2 डेटर्स, मानते हो। क्रेडिटर्स कम हो गए तो उससे क्या कह रहे हो आपकी, हमारा जो पहले इससे समझो, इस एग्जांपल से कोई एक एग्जांपल लेके आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपको सिर्फ पहला वाला क्लियर हो गया, पहले वाले में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। दूसरे में हमने क्या बोला, व्यापारिक लेनदारों को भुगतान किया, तो भुगतान करने से देखो, मान लो पहले हमारे लेनदार 1 लाख के थे और 50,000 के हमारे, वो बात बिल्कुल आप भी सही है, इंडिया जी सही कह रहे हो, लेकिन वो तो मैंने अंदाज से लिया, आप कोई भी ले सकते हो। 2:1 तो हमारा आइडियल, इसलिए मैंने आइडियल लिया, कोई जरूरी नहीं कि आप 2:1 ही लो। आप तो ये भी मान लो कि हमारा रेशियो ज्यादा है, आप 1 लाख के एसेट ले लो, 20,000 की लायबिलिटी ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम तो इसके बेच पे मैच कर रहे हैं कि यहाँ पर सेट हो रहा कि नहीं हो रहा है। अब देखो, एक्सेप्टिंग बिल ड्रॉन बाय ट्रेड क्रेडिटर, व्यापारिक लेनदार के द्वारा बिल स्वीकार किया गया, तो हमने बिल लिखा होगा, हमने बिल लिखा तो उसने स्वीकार किया होगा, तो हम एंट्री क्या करते हैं, सबसे पहले बिल लिखते हैं, तब BR2 डेटर्स, हम एंट्री क्या करते हैं, BR2 डेटर्स, हम एंट्री करते हैं बिल्स रिसीवेबल टू डेटर्स, और सामने वाला एंट्री क्या करता है, सामने वाला करता है क्रेडिटर्स टू बिल्स पेबल।
अब देखो यहां पर देखो एक असेट खड़ी हो रही है, अभी इसको हम क्या कर रहे हैं, एक असेट को राइज कर रहे हैं, समझे आप। हमारे क्रेडिटर्स नए खड़े हो गए उधार माल से और हमने बिल्स पेबल को क्रेडिट कर दिया, तो यहां पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा जनरली आप देखोगे तो सी की वजह से ऑप्शन में इफेक्ट आ नहीं सकता, तो वन ऑप्शन में इफेक्ट नहीं आ रहा, सी में नहीं आ रहा है। अब हमारे पास बचे दो ऑप्शन बी और डी। आप ढंग से देखो आपको चीजें समझ में आ जाएगी, अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना तो मेरे से आपको चीजें जो है वो सारी क्लियर हो जाएगी। अब आप आ जाओ सीधे बी और सी ऑप्शन पे, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो परचेज गुड्स फॉर कैश, तो कैश रिड्यूस हुआ और स्टॉक इंक्रीज हुआ, कोई चेंज नहीं है, लेकिन पेमेंट से क्रेडिट किया तो बोथ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी डिक्रीज हुई इक्वली, तो रेशियो चेंज हो गया है। आप सोचो रेशियो चेंज हो रहा है बी के अंदर ही, अगर आप ढंग से देखोगे तो बी के अंदर ही यहां पर हो रहा है, तो इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा। समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्विक एसेट, जल्दी से बताइए क्विक एसेट क्या होती है और इनमें से कौन सी नहीं है। ठीक है, क्विक एसेट नहीं है, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल या कैश इन हैंड। तो आप सब जानते हो हम क्विक एसेट कैसे निकालते हैं, तो आप सब जानते हो क्विक एसेट निकालते हैं हम, हमारा जो असेट है आपको पता है करंट एसेट में से हम इन्वेंट्री को लेस करते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, हमारा आ जाता है यहां पर क्विक एसेट। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि आपको पता है कि करंट रेशियो होता है करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, और हमारा क्विक एसेट क्या होती है, क्विक रेशियो क्या होता है, तो क्विक रेशियो बराबर क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, और क्विक एसेट क्या हम सबको जानते हैं, तो क्विक असेट बराबर करंट असेट जो हमारे पास है माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्योंकि आपको ध्यान रखना है प्रीपेड एक्सपेंसेस भी लेस करवाते हैं, लेकिन इस केस में प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है ना, तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर स्टॉक। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर क्विक एसेट ये नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ए इज द राइट आंसर। इजी था, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, अंडर कॉस्ट कंट्रोल अकाउंटिंग नॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज डेबिटेड टू, लागत नियंत्रण लेखांकन में सामग्री की सामान्य क्षति को डेबिट किया जाता है। ये क्वेश्चन कहां से आया बता आपको, ये क्वेश्चन आया है हमारा, यूं देखा जाए तो प्रोसेस में कह सकते हो, प्रोसेस अकाउंटिंग का। ठीक है, और दूसरा हम क्या कह सकते हो, क्योंकि नॉर्मल वेस्टेज आया है, अदरवाइज आप इसको मटेरियल या किसी और से भी जोड़ सकते हो, कहीं से भी जोड़ो आपका कंसेप्ट सेम ही रहेगा। मटेरियल और लेबर के अंदर भी हम जो है वो इसका ट्रीटमेंट करते हैं, किसका, नॉर्मल एक्सपेंसेस का और एबनॉर्मल एक्सपेंसेस का हम ट्रीटमेंट करते हैं। ये कह रहा लागत नियंत्रण में सामग्री की सामान्य क्षति को हम डेबिट किस में करते हैं, कॉस्टिंग P&L अकाउंट में, या स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, फाइनेंशियल गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, या फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। चलिए क्वेश्चन नंबर यहां पर आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। वैसे आपको दो चीजें पढ़ी होगी कि हमारे दो प्रकार के एक्सपेंसेस होते हैं, पहला होता है नॉर्मल और दूसरा होता है एबनॉर्मल। अब एबनॉर्मल इफेक्ट है ना, तो एबनॉर्मल इफेक्ट में तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हमारा जो पहला ऑप्शन है ना कॉस्टिंग P&L, तो एबनॉर्मल को तो हम हमेशा क्या करते हैं, हम बोलते हैं चार्ज्ड टू कॉस्टिंग P&L, क्योंकि एबनॉर्मल हमेशा, जैसे हमारा नॉर्मल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, नॉर्मल हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारा क्या होता है, हम सब जानते हैं कि हमारा P&L होता है, वैसे ही यहां पर क्या हो जाएगा, वैसे ही कॉस्टिंग में कॉस्टिंग P&L होता है, ताकि उसको हम सेपरेट बाइफरकेशन समझ सके उसका। तो कॉस्टिंग P&L का मतलब कॉस्ट इसलिए, और फाइनेंशियल में केवल वो P&L होता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एबनॉर्मल एक्सपेंसेस हैं तो कॉस्टिंग P&L में जाएगा, और नॉर्मल के हम दो ट्रीटमेंट करते हैं, आपको पता होगा नॉर्मल के दो ट्रीटमेंट होते हैं। पहला तो क्या होता है, संबंधित यूनिट की कॉस्ट बढ़ाकर, इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ रिलेटेड यूनिट्स, इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ रिलेटेड यूनिट। इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ रिलेटेड यूनिट्स। और दूसरा क्या होता है बता आपको, दूसरा आपको पता हो तो मैं बता देता हूं, ये तो हो गया पहला, और दूसरा हमारा क्या होता है कि हम क्या करते हैं, या तो बची हुई इकाइयों का मूल्य बढ़ा देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं उसको फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट के अंदर जो है वो ले जाते हैं। तो दूसरा ट्रीटमेंट हमारा ये हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से 6 का आंसर सभी को क्लियर हो चुका होगा। चलें आगे की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, क्या कह रहा है, अंडर विच एक्ट ऑडिट इज कंपल्सरी। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा ऑडिटिंग का आया है कि किस एक्ट में ऑडिटिंग अनिवार्य है, और हम सब जानते हैं अभी नया इंडियन कंपनी एक्ट हमारा 2013 चल रहा है, तो वर्तमान में हमारा ये आ जाएगा। आंसर सीधा है, 7 का आंसर क्या हो जाएगा, 7 का आंसर हो जाएगा यहां पर बी ऑप्शन। ठीक है, चले आगे की ओर चलते हैं। तो 7 क्वेश्चन का आंसर भी मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो चुका है, यहां पर हो चुका होगा।
नहीं नहीं, कोई ऐड नहीं हुई है, जो हमारा है वही रहेगा, कोई ऐड नहीं हुई है वही रहने वाला है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। द टू बेसिक मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी आर, तरलता के मापन के दो मुख्य मापन क्या होते हैं? स्टॉक एंड डेटर्स टर्नओवर रेशियो, नहीं हो सकता ये वाला। ठीक है, ये तो एक्टिविटी में आएगा। करंट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो, करंट रेशियो एंड लिक्विडिटी रेशियो, या ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। तो देखो डी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारे क्या है, ये हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, या इसको हम यूं भी कह सकते हैं सेल्स बेस्ड रेशियो। तो सेल्स बेस्ड रेशियो में तो ये पॉसिबल है ही नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता। अब बचे हमारे पास में 3 ऑप्शन, और ये भी हमारा हो नहीं सकता। अब बचे हमारे पास 2 ऑप्शन, करंट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो, या करंट रेशियो एंड लिक्विडिटी रेशियो। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर सभी को क्लियर हो चुका होगा। क्या आ जाएगा यहां पर? बिल्कुल सी ऑप्शन आएगा, करंट रेशियो एंड लिक्विडिटी रेशियो। क्यों? क्योंकि करंट एसेट होती है करंट रेशियो होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, और क्विक रेशियो बोल दो, लिक्विडिटी को हम लिक्विड रेशियो या क्विक एसेट बोल दो। क्विक रेशियो बराबर क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। और एक और होता है हमारा एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो, ये होता है कैश प्लस, ठीक है, कैश इन हैंड प्लस बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी अपॉन करंट लायबिलिटी। ये भी हमारा फॉर्मूला होता है, आप सब जानते हो। ठीक है, ये पूर्ण तरलता की जांच करता है, सबसे तरलता का कठोर परीक्षण करता है ये वाला। इसको हम एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल तरलता अनुपात भी कहते हैं। तो फिलहाल तो हमें पता लग गया होगा, सी इज द राइट आंसर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ फंड, इनमें से कौन सा कोष का उपयोग है? तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, जब आप फंड फ्लो स्टेटमेंट पढ़ते हो तो हम क्या करते हैं, 2 चीजें करते हैं। एक होता है हमारा सोर्स ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड का मतलब क्या हुआ कि फंड कहां से आएगा, फंड के स्रोत क्या है। और एक होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड। एक क्या होता है हमारा? एप्लीकेशन ऑफ फंड। अब मुझे बताओ, सोर्स ऑफ फंड का मतलब क्या हुआ कि पैसा जनरेट कहां से हो रहा है, मतलब इश्यू ऑफ शेयर्स हो गया, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हो गया, और इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो गया, या फिर लोन टेकन कह सकते हो आप, आपने लोन ले लिया, या फिर आपने असेट्स बेची। ये समझ में ना आपको? और एप्लीकेशन ऑफ फंड का मतलब कोई चीज आप परचेज कर रहे हो तो हम बोलेंगे परचेजेस ऑफ मशीनरी, या हमने किया रीपेमेंट ऑफ लोन, या अदर जो भी पेमेंट आप कर रहे हो। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे साथ सबको समझ में आ चुका होगा। इनमें से कौन सा कोष का उपयोग है, इनमें से कौन सा कोष का उपयोग होगा, मतलब पेमेंट ऑफ सैलरी, या राइटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, सेल ऑफ फिक्स असेट्स, या पेमेंट ऑफ डिविडेंड। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को समझिए और आंसर दीजिएगा। एप्लीकेशन ऑफ फंड का मतलब क्या होता है? जो हमने केस का यूज किया है, जैसे डिविडेंड पेमेंट किया, हमने रीपेमेंट किया है, सैलरी हमने चुकाई है, ठीक है, और पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये भी इसमें एप्लीकेशन के अंदर आएगा। अब हमें क्या पूछा इस क्वेश्चन ने, कि हमें जो पूछा है वो पूछा है कि यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा कोष का उपयोग है। अब यहां पर एक माइनर मिस्टेक है जो क्वेश्चन में उस समय हो सकता है पेपर में आई हो। क्या है? देखा जाए तो ए और डी दोनों ही सही है। क्यों सही है? उसका रीजन आप देखो, क्योंकि यहां पर भी हमने पेमेंट किया सैलरी का, मतलब हमने कोष का उपयोग किया है। ठीक है, तो ये भी तो एप्लीकेशन है यूं देखा जाए तो, और ये भी हमारा एप्लीकेशन है। अब इस क्वेश्चन में पता नहीं उस समय कोई मिस्टेक आई होगी। अगर यहां पर होता सैलरी रिसीव्ड तो हमारा सोर्स हो जाता, जैसे सेल ऑफ फिक्स एसेट, तो सी ऑप्शन में तो क्या हो रहा है? सोर्स ऑफ फंड हो रहा है। यहां तो कोई बात ही नहीं है, तो यहां तो कोई दिक्कत वाली बात बची नहीं। अब बचा हमारा ए और डी ऑप्शन में। हो सकता है आपने भी बहुत सारी चीजें देखी होगी, ए क्यों नहीं होगा? बिल्कुल आपने सही कहा, इसलिए मैं ए को देख रहा था। बिल्कुल, तो ए और डी दोनों ही सही होने चाहिए देखा जाए तो, फिर तो ए और डी दोनों ही सही है। ठीक है दोस्तों, आप एक बार पेपर देखिएगा पूरा वाला, तो आपको पता लग जाएगा कि यहां पर जो है वो कौन सा ऑप्शन इन्होंने माना है फाइनली। बाकी पेमेंट ऑफ सैलरी भी आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, दोनों ही यहां पर हो जाएंगे। चलिए, ऑपरेटिंग रेशियो ही संचालन अनुपात होता है, प्रोबेबिलिटी में आता है क्या, या एक्टिविटी में, या सोल्वेंसी, या नॉन ऑफ द अबव। ऑपरेटिंग रेशियो बहुत इजी क्वेश्चन है, हम सब जानते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो किसमें आता है? हमारा प्रॉफिटेबिलिटी में आता है। कहां आता है? प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी में क्या क्या रेशियो आते हैं? देखो, एक आता है हमारा जीपी रेशियो, जिसका मतलब होता है जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं आ रही होगी। दूसरा होता है हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो, जो होता है नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। और तीसरे नंबर पे आता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, जो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू सेल्स अपॉन 100। और तीसरा होता है नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट का होता है, ये होता है नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू
100, या तो इसको आप यूं लिखो नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या आप लिख सकते हो इसको ऑपरेटिंग को। ऑपरेटिंग रेशियो को किसे लिखते हैं, तो कोक्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कोक्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐसा भी लिख सकते हो, और कोक्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स इनटू 100। ठीक है, ये हो गया आपका। बाकी सोल्वेंसी में अभी हमने बात कर ली, एक्टिविटी का हम जानते हैं, इसमें क्रियाशीलता अनुपात आता है, जैसे एसेट टर्नओवर रेशियो है, ये सब इसमें चले जाएंगे हमारे। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए बिल्कुल। तो 10th का आंसर मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। इस बार मुझे लग रहा है क्वेश्चन काफी इजी भी दिए तो इन्होंने काफी। ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मुझे पता है फर्म का अंकेक्षण क्या होता है, इनके मैं सबका आंसर दूंगा आपको। तो देखो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंपनी से। कंपनी का अंकेक्षण क्या होता है, अनिवार्य होता है, हम सब जानते हैं। ऑडिटिंग ऑफ एनी कंपनी इज कंपल्सरी। ठीक है, अब यहां पर हो गया। अब वॉलंटरी ऐच्छिक किसका होता है, आप सब जानते हो। ऑप्शनल या ऐच्छिक या पीरियडिकल की हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर, तो आप सब जानते हो कि ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट कंपल्सरी, इट इज वॉलंटरी। कोई हमारा कंपल्सरी नहीं होता है, ये सब जानते हो। बिल्कुल, ये हमारी वॉलंटरी होती है, ऐच्छिक होती है, अनिवार्य नहीं है। ठीक है, वैकल्पिक भी जरूरी नहीं है, पर हाँ एक लिमिट के बाद अगर कंपनी या फर्म का हम कह सकते हैं कि यहाँ पर टर्नओवर ज्यादा हो जाए तो फिर अनिवार्य हो सकता है। फिलहाल हमें डायरेक्टली आंसर क्या देना है, साझेदारी फर्म का जो अंकेक्षण है वो अनिवार्य नहीं है, वो ऐच्छिक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बस, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन एक्सप्लेन्स द अकाउंटिंग ऑफ अमलगमेशन, कौन सा एकीकरण लेखांकन की व्याख्या करता है। अब आप जानते हो अभी हमारे वर्तमान में IFRS आ चुके हैं। अब हमारे AS वैसे भी स्टैंडर्ड इतने प्रचलन में नहीं है, पहले हमारे AS चलते थे। क्या चलते थे, AS, जिसको किसने जारी किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने, हमने पढ़ा है। ठीक है, और कंपनियों के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन जारी करता है, तो आपने एक शब्द सुना होगा नाकास का, नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कंपनियों के लिए एएस जारी करता था। अगर आपने कोई डीपली पढ़ा हो, किसी ने बहुत गहराई में जाकर, तो ठीक है, तो एएस भी जो है हमारा, इसने कब जारी किए थे, तो आप सब जानते हो 24 अप्रैल 1977 को पहले एएस जारी किए थे। और हम जानते हैं कि वर्तमान में क्या है, नाउ जो है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियली रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, आप जब जानते हो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हमारे IFRS वर्तमान में प्रचलित है। लेकिन इसके हिसाब से बात करें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, विच वन एक्सप्लेन्स द अकाउंटिंग ऑफ अमलगमेशन, तो अमलगमेशन के लिए कौन सा हो जाएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 हो जाएगा। ठीक है, 6 हमारा किसके लिए था, आप सब जानते हो, पहले 6 था हमारा डेप्रिसिएशन के लिए। ठीक है, उसके बाद आपने 10 पढ़ा होगा, पहले फिक्स एसेट्स के लिए था ये। सेवन कॉन्ट्रैक्ट के लिए था, आप सबने पढ़ा होगा। 9 हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन के था। ठीक है, चलो, इफ करंट रेशियो इज 2.5 एंड वर्किंग कैपिटल इज 60,000 देन द अमाउंट ऑफ करंट एसेट विल बी, यदि चालू अनुपात 2.5 का मतलब 2:5 कर दो इसको, तथा कार्यशील पूंजी कितनी हमारी 60,000 है, तो चालू संपत्ति क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, जल्दी से पढ़िएगा और इसका आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, जल्दी जल्दी। टू 2.5 अलग है ना, 2:5 नहीं है, 2.5 है, दोनों का मीनिंग है। बिल्कुल, हाँ, यस, नाउ 10 द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यस। तो चलिए यहां पर आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, समय व्यतीत नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम सब जानते हैं कि करंट रेशियो इन्होंने बोला है कि 2.5 है, अगर 2:5 बोलता है वो अलग हो जाता, 2.5 बोला बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, इसके बेस पे, तो वो हो जाएगी 2.5/1 मानते हो। ठीक है, तो हम यूं बोलेंगे कि इफ करंट लाइबिलिटी इज x देन करंट एसेट विल बी 2.5x, मानते हो ये वाली बात। ठीक है, ये भी आप मानते हो। अब हमें क्या पूछा है कि कार्यशील पूंजी हमें दे रखी है वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल हमें गिवन है, और वो क्या दे रखी है, वर्किंग कैपिटल बराबर होती है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, ये हमें गिवन है। जो कितनी दे रखी है हमें, वो दे रखी है हमें 60,000। तो हमें निकालना है कि चालू संपत्ति क्या होगी, देन द अमाउंट ऑफ करंट एसेट विल बी, हमें करंट एसेट का अमाउंट निकालना है, करंट एसेट का अमाउंट निकालना है। कुछ के आने भी स्टार्ट हो गए, बिल्कुल आंसर आ रहे हैं, 100 के सही है, 1 लाख आ रहा है, लेकिन हम सबको स्टेप बाय स्टेप चलना है ताकि सबको समझ में चीजें यहां तक आ जाए। तो हमें पता लग गया है 2.5 हमारा करंट रेशियो है और वर्किंग कैपिटल हमारी 60,000 है। तो हमने माना कि लेट द करंट लाइबिलिटी इज x
देन द करंट एसेट इज 2.5x, तो सो 2.5x माइनस एक्स बराबर 60,000, ये मानते हो? स्टेप बाय स्टेप चलो। तो इसके बेस पे अगर मैं बात करूं तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी यानी कि 2.5x माइनस एक्स बराबर कितनी हो जाएगी? 6000, और x का मतलब यहां पर 1x है, तो 2.5x में से x गया, मतलब 1.5x कितना हो जाएगा? 60,000। मुझे बताओ, ये आपको पता लग गया? तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 60,000 डिवाइड बाय 1.5, ये यहां चलेगा, यहां आ जाएगा 15 चौके 60, लगभग हमारी 40,000 क्या आ जाएगा? 40,000 की हमारी करंट लायबिलिटी आ गई। क्या आ गई? 40,000 की हमारी करंट लायबिलिटी आ गई। मेरे साथ समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो ये हमारी 40,000 की क्या आ गई है? करंट लायबिलिटी हमारी आ गई है। और जब करंट लायबिलिटी हमारे सामने आ गई है फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो हम सब जानते हैं कि वर्किंग कैपिटल बराबर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है, और ये हमें दे रखी है 60,000, ठीक है, बराबर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी कितनी है? ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि करंट एसेट बराबर क्या हो जाएगी? 60,000 प्लस 40,000 बराबर कितना हो जाएगा? ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा घुमा फिरा के आया, पर एक अच्छा क्वेश्चन हमें देखने को मिला। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर डी हो जाएगा। मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो चुका होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान क्वेश्चन था, केवल घुमा फिरा के आंसर के ऊपर हमें जाना था। एग्जाम में ये चीज अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, और अच्छा भी है क्योंकि लास्ट टाइम भी एक क्लास में किसी ने पूछा था। बिल्कुल सही है, 2.5 उस समय शायद मैंने भी ध्यान नहीं दिया, 2.5 और 2:5 में फर्क होता है। 2.5 का मतलब होता है कि करंट एसेट 2.5 है तो करंट लायबिलिटी 1 हुई, लेकिन 2:5 का मतलब तो अपोजिट हो जाता है कि करंट एसेट 2 है तो हमारी करंट लायबिलिटी 5 है, फिर तो उल्टा हो जाता है, फिर तो कहानी पूरी अलग चली जाती है। इसलिए 2.5 और 2:5 में डिफरेंस समझना है। समझ में आ गया आपको? इस क्वेश्चन में कोई क्वेरी होता आप मुझे पूछो, बाकी मैं आगे चल रहा हूं। हमने ये निकाला, फिर इससे आगे, इससे हम यहां आए, यहां आगे, और फिर धीरे धीरे बढ़ते गए। चले क्वेश्चन नंबर 14, इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ होता है। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी रुकने वाली जरूरत नहीं है, आसान क्वेश्चन कह सकते हो, आंसर नहीं भी दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, इतना आसान क्वेश्चन है। इन्वेस्टिगेशन कब शुरू होता है? तो देखो, पुस्तक पालन समाप्त होता है, समझना, ठीक है, वेयर बुक कीपिंग एंड्स, तो वहां पर हमारी कौन सी स्टार्टिंग होती है? तो हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट्स। मानते हो ये चीज? पहला तो ये हो गया, और वेयर अकाउंटिंग एंड्स, देन हमारा क्या होता है? ऑडिटिंग स्टार्ट्स होती है। ठीक है, यहां तक पहुंच गए आप लोग? ये क्लियर है आप सभी को? अब हमें क्या पूछा है कि इन्वेस्टिंग हमारी कब शुरू होती है, हमें ये कह रहा है। तो हमें ध्यान रखना है कि व्हेन ऑडिटिंग इज एंड्स, तो हमारी क्या होती है? इन्वेस्टिगेशन अगर हम करवाते हैं तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट्स, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। पढ़ चुके हो ऑडिटिंग के अंदर ये चीजें, वो दीजिए। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज यूज्ड इन हॉस्पिटल? अस्पतालों में लागत लेखांकन की कौन सी विधि होती है? वो दीजिए। अस्पतालों में लागत लेखांकन की ऑपरेटिंग होती है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जो किसके लिए होती है? फॉर सर्विसेज, जो हमारी सेवाएं होती है ना, तो सर्विस कॉस्ट के लिए हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग काम में लेते हैं, जैसे हॉस्पिटल, ठीक है, उसके बाद हमारा होटल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, हमारा होटल हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारा बसेज हो गया, बस हो गई, टैक्सी हो गई हमारी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। इनकी लागत निकालने के लिए हम लेते हैं। सिनेमा हो गया हमारा, तो हमारी ऑपरेटिंग होती है। यूनिट कॉस्टिंग किसमें होती है? जैसे ब्रिक्स हो गया, ब्रिक्स ईंटें हो गई हमारी, और सीमेंट इंडस्ट्री हो गई। जॉब कॉस्टिंग किसकी होती है? जॉब और बेच भी आपने पढ़ी होगी, ठीक है, बेच हमारे किसी समूह की लागत के लिए होती है, समूह की लागत के लिए। एक साथ जब हम निकालते हैं किसी समूह विशेष की लागत, तो वहां हम बेच कॉस्टिंग काम में लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर हो जाएगा यहां पर ए ऑप्शन। अच्छा नहीं है, बिल्कुल सही है, मुझे कुछ स्टूडेंट ने पहले भी बोला, पर ये मैं क्या पीवाईक्यू में ले रहा हूं, तो ये 2-3 क्वेश्चन हम इसमें कवर कर लेंगे। अगर आपके सिलेबस में नहीं तो टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हट गई क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, 1-2 क्वेश्चन ही आए, ज्यादा नहीं है, ठीक है। रोकड़ प्रभाव विवरण किस पर आधारित होता है? जल्दी बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसके ऊपर हमारा कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था पहले? 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इस पे काम करते हैं, ठीक है। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, या नन ऑफ द अबव। तो आप सब जानते हो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट ओनली किस पे काम करता है?
बताइए, ओनली कैश बेसिस पे काम करता है। किस पे करता है? कैश बेसिस में। इवन हमारा कैश अकाउंट या कैश बुक भी कैश बेसिस होती है, यहां पर अक्रूवल का कोई लेना देना नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं करवा रहा हूं, अदरवाइज मैं उसको इग्नोर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मिनिमम वेजेस, ये वापिस आ गया, देखो मिनिमम वेजेस गारंटेड, ये हमारा किससे आया है? ये कॉस्टिंग में लेबर का आया है। कॉस्टिंग में लेबर का आया है कि मिनिमम वेजेस की गारंटी की आश्वासन कौन देता है? क्या रोवन प्लान देता है, या इमर्सन का एफिशिएंसी प्रीमियम स्कीम देती है, या गेन टास्क का प्रीमियम स्कीम है, या हाल से प्रीमियम है? आप बोलो तो मैं चारों के आंसर यहां पर बता सकता हूं, पर आप बोलोगे वापिस सर वही चीज हो रही है कि सर हमने तो ये कोर्स में है नहीं। अच्छा, आपको लगा कि कॉस्टिंग में क्यों पढ़ा रहा हूं? बिल्कुल, आपने कॉस्टिंग में ये फॉर्मूले पढ़े, हाल से, रोवन, इमर्सन, मेरिक, बार्थ, गेन टास्क, ऐसे कम से कम 10 से 12 मेथड है। ठीक है, चलिए, अभी इतना जल्दी नहीं आएगा, आ जाएगा। आप तो खाली पढ़े पे फोकस कीजिए। अभी आपका जो मोटो है वो क्या होना चाहिए? जो है वो पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो आंसर दीजिएगा यहां पर क्वेश्चन नंबर हमारे 17 का। तो मिनिमम वेजेस की गारंटी कौन देता बताइए, अगर आपने ढंग से पढ़ा हो तो। देखो आपको मैं बता दूं, हाँ देखो यहां पर अलग अलग है। सबसे पहले बात करें तो हाल से रोवन है, आपने सुना होगा, FA हाल से इनका पूरा नाम है। ठीक है, FA हाल से, ये हमारे कहां के हैं? ये अमेरिकन है, अगर आपने पढ़ा हो तो। ठीक है, हालसे ने जो प्रीमियम प्लान दिया उसमें टोटल जो वेजेस होता है ना, टोटल वेजेस बराबर होता है नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस। नॉर्मल वेजेस कैसे निकालते हैं? तो देखो, आर्ली वर्क्स, जितना आवर्स आपने वर्क किया इनटू रेट पर आवर। ठीक है, और बोनस कैसे निकालते हो? तो आप निकालते हो टाइम सेड इनटू रेट पर आवर इनटू 50%। अगर आपने ढंग से किसी ने चीजों को डिटेल में पढ़ा है तो हम रोवन में, हालसे में ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब बात करें हम रोवन की, तो रोवन प्लान में क्या होता है? रोवन प्लान में भी देखो नॉर्मल वेजेस तो सब में सेम रहेगी। ठीक है, रोवन प्लान में जो हमारा नॉर्मल है वो तो सेम रहेगा, नॉर्मल प्लस बोनस। तो मैं आपको बोनस का फॉर्मूला बता देता हूं। बोनस का फॉर्मूला होता है टाइम सेव्ड इनटू टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड इनटू रेट पर आवर। तो ये यूं कहना है कि नॉर्मल बोनस, नॉर्मल न्यूनतम मजदूरी का आश्वासन किस मेथड में होता है, अगर इसके बेस पे देखो तो। अब देखो, अगर मैं इमर्सन की बात करूं तो इमर्सन भाई साहब ने तो पूरी अलग ही टेबल बताई। इन्होंने कहा, इमर्सन ने, कि 62 सही 2/3 तक तो कोई बोनस नहीं, आपने पढ़ा होगा, और 62 सही 2/3 से अगर 100 तक है तो आपको नॉर्मल वेजेस का कितना देना है? नॉर्मल वेजेस तो देनी है, प्लस आपको पता होगा 20% और देना है, ये आपने पढ़ी। और अगर 100% से ऊपर है एफिशिएंसी, तो मैंने आपको बताया कि 20% प्लस 1% एक्स्ट्रा होगा हर अतिरिक्त, उसका जो एफिशिएंसी चलती रहेगी वहां तक। समझ आया आपको? अब एक बात तो यहां पर क्लियर हो रही है, अब यहां पर बिल्कुल ऐसी बातें नहीं करनी, आपस में टॉक नहीं करनी, आपको पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर जो मैंने बताया उसके अनुसार। तो मिनिमम वेजेस की जो गारंटी होती है ना, वो जनरली होती है रोवन प्लान में। एज टाइम वेजेस नेवर फॉल बिलो मिनिमम। क्यों? क्योंकि इसकी जो हम कह सकते हैं कि वेजेस जो है वो कभी भी गिरती नहीं है बिलो मिनिमम से कभी भी बिलो यहां पर गिरती नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आंसर मैंने यहां लिखा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चले आगे की ओर। वेयर डिमांड फोरकास्टिंग इज डिफिकल्ट द बजट इज प्रिपेयर्ड। जब मांग का पूर्वानुमान लगाना मुश्किल हो जाता है तब हम किस बजट का निर्माण करते हैं? क्या प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट, फाइनेंशियल बजट, या फ्लेक्सिबल बजट? ये यूं कह रहे हैं कि जब डिमांड फोरकास्टिंग हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है तो हमें किस बजट का उपयोग करना चाहिए? तो आपको ध्यान रखना है, तब हमारे लिए फ्लेक्सिबल बजट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वेयर डिमांड फोरकास्टिंग इज डिफिकल्ट देन वी प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट ओनली। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? डी ऑप्शन हो जाएगा, डी। और फ्लेक्सिबल बजट कैसे बनता है, किसी को पता है क्या? फ्लेक्सिबल बजट होता है हमारा हर लेवल पर। जैसे मैं आपको बताऊं फ्लेक्सिबल बजट के लिए, जैसे मान लो यहां पर हमें कैश दे रखा है, यहां पर हमें सेल्स दे रखा है, यहां पर हमें परचेजेस दे रखा है, यहां पर हमें स्टॉक दे रखा है, और ये मान लो एक्टिविटी लेवल पे दे रखा है, ये हमें 40% एक्टिविटी लेवल पे दे रखा है। 40% पे मान लो कैश दे रखा है हमें 40,000, ये दे रखा है मैंने 50,000, मान लो ये दे रखा है हमें 60,000, और ये भी दे रखा है मान लो 40,000। तो 40% एफिशिएंसी के साथ इतना है, तो हमें पूछते हैं कि 50 पे कितना होगा, 60% पे कितना होगा, 70% एक्सपेंसिस के साथ कितना होगा। तो मैं एक का बता दूं, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे केस 40% 40,000 पे है, तो 50% पे कितना हो जाएगा 50,000,
60% में कितना हो जाएगा 60,000, 70% में कितना हो जाएगा 70,000। सेल्स 50, 40% पे 50 जा रहे हैं, ठीक है, तो 50 पे कितनी होगी ऐसे निकालनी है आपको। ये आ जाएगा हमारा 60,000, नहीं इसमें जो आएगा इसको यहां लाना पड़ेगा, ठीक है। इसको सोल्व करके देखो आप कितना आ रहा है, तो देखो 1 0 से 1 0 गया, 4 से ये इसको कट करके देखोगे तो आपको मोटे मोटे तौर पे समझ में आ जाएगा कि कितना हमारा अमाउंट यहां पर बैठ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा 18 का, 18 का आंसर हो जाएगा यहां पर डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द हेड ऑफिस ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इज सिचुएशन। देखो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे आईसीए का तो हमें पता है, हमारे आईसीएआई का तो कहां है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीएआई का तो हमारा है न्यू दिल्ली, ठीक है। लेकिन मुझे बताओ इसका कहां है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसका हेड ऑफिस कहां है बताइए, ये पूछ रहा है हमें। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या नन ऑफ द अबव। तो आप सबने पढ़ा होगा इसका कोलकाता के अंदर है, कहां है, कोलकाता के अंदर है। और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट की स्थापना तो हुई थी 1944 में, और आईसीएआई एक्ट के रूप में, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के रूप में 1959 में स्थापना हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आईसीआई की हमारी स्थापना कब हुई है, तो 1 जुलाई 1949, ये सब चीज आपने पढ़ी होगी, ठीक है। और 1 जुलाई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, आप सब जानते भी हैं, 1 जुलाई को हम कौन सा डे मनाते हैं, यूं तो डॉक्टर्स भी मनाते हैं डॉक्टर्स डे, लेकिन हम भी मनाते हैं, और वो हमारा डे होता है सीए डे। क्या होता है दोस्तों, सीए डे। और 1 जुलाई को हमारे बहुत सारे दिन और आते हैं, आप सब जानते होंगे। आरबीआई का मुंबई बिल्कुल सही है, आरबीआई का स्टार्टिंग में भी कहां था, आरबीआई का भी स्टार्टिंग में कोलकाता था, लेकिन 1937 में हम मुंबई लेके आए थे, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया आप सबको, आगे बढ़ू मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20। द सक्सेस ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम डिपेंड्स अपॉन, निरंतर स्टॉक प्रणाली की सफलता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि निरंतर स्टॉक प्रणाली की जो सफलता है आपका, हम कहते हैं कि वो किस पर निर्भर करेगी। प्लेसिंग ऑर्डर फॉर मटेरियल एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी कि सामग्रियों के लिए नियमित अंतराल पर ऑर्डर भेजना, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द इशू ऑफ मटेरियल, सामग्रियों के निर्गमन पर नियंत्रण रखना, या फिर रिकॉर्ड्स द रिसिप्ट्स एंड इशू ऑफ मटेरियल्स इमीडिएटली आफ्टर ईच ट्रांजेक्शन, यानी कि प्रत्येक लेन देन के पश्चात सामग्रियों की प्राप्ति और निर्गमन का रिकॉर्ड अगर रखें। आपने बिन कार्ड पढ़ा होगा, यह क्वेश्चन मटेरियल का आया है, अगर आप इसको ढंग से पढ़े तो ये क्वेश्चन मटेरियल के अंदर पढ़ा होता है, जहां पर हम स्टॉक को क्या करते हैं, स्टॉक को हम जो रिजर्व रखते हैं, तो स्टॉक के बारे में, स्टॉक को कंट्रोल करने के लिए हम बहुत सारी चीजों को फॉलो करते हैं। कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करिए, गलत हो रहे तो कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपके आंसर्स गलत हो रहे तो आप अच्छे से पढ़ के आंसर को समझ सकते हैं, कोई इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए इसका आंसर दीजिएगा, द सक्सेस ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कंट्रोल सिस्टम डिपेंड्स ऑन। और चौथा ऑप्शन क्या है, रिकॉर्डिंग द रिसिप्ट्स ऑफ मटेरियल बाय स्टोर कीपर इन द बिन कार्ड्स। आ गया बिन कार्ड। बिन कार्ड क्या होता है दोस्तों, बिन कार्ड वह कार्ड होता है जो सामग्री की मात्रा का विवरण देता है, सामग्री की मात्रा, मूल्य, किस्म, या यूं कह सकते हैं कि जो पुराना है इसमें जो सामग्री पड़ी हुई है, सामग्री की मात्रा का विवरण, यानी कि डिस्क्रिप्शंस ऑफ वैल्यू, क्वांटिटी, क्वालिटी और द ओल्ड स्टोर रिलेटेड ऑल अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द बिन कार्ड। बिल्कुल दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी आपको, बिल्कुल तभी काम होगा, सही कह रहे हो आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आ चुका है। द सक्सेस ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है सक्सेसफुल परपेचुअल जो हमारा सिस्टम है। तो आप सबसे पहले समझो कि वो क्यों डिपेंड करेगा, कि जब हम क्या करें, रिकॉर्ड्स करें द रिसिप्ट और इश्यू का इमीडिएटली, क्योंकि बिन कार्ड इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बिन कार्ड से कोई लेना देना नहीं है। बिन कार्ड तो खाली सामग्री की वह मात्रा बताता है कि जब नया माल आ रहा है तो बिन में पहले से पता होता है, हर बिन के अंदर एक कार्ड लगा होता है जहां पर वो सामग्री से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देता है। तो बिन कार्ड तो हो नहीं सकता, तो हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, यहां पर इमीडिएटली को फॉलो करना पड़ेगा। इमीडिएटली कहां आ रहा है, सी ऑप्शन के अंदर आ रहा है, देखो आप कि रिकॉर्ड्स द रिसिप्ट्स एंड इश्यू ऑफ मटेरियल्स इमीडिएटली आफ्टर ईच ट्रांजैक्शंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल आइडल टाइम इज ट्रांसफर्ड टू। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल आइडल टाइम आपने पढ़ा होगा, हमारा आइडल टाइम दो प्रकार का होता है। आइडल टाइम दो प्रकार का होता है, एक होता है नॉर्मल
और एक होता है हमारा एबनॉर्मल। नॉर्मल आइडल टाइम का मतलब क्या है, टी, रिफ्रेशमेंट, जो भी हम खर्चे करते हैं, ठीक है। नहीं मैं हंस नहीं रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं, आप जो कह रहे हो कि मेहनत करनी पड़ेगी, मैं भी कह रहा हूं कि बिल्कुल आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपके क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं तो आपको एनालिसिस करना है। बताइए 21 का आंसर दीजिए जल्दी से। अब ये क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल आइडल टाइम, जब भी एबनॉर्मल होता है पूरी कोस्टिंग की दुनिया के अंदर, कोस्टिंग के महासागर के अंदर जब भी एबनॉर्मल की बात आती है, ये ध्यान से सुनिएगा, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो ओवरहेड्स हो, या वो इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल की हम बात कर लें, या फिर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लें, या हम किसी और अकाउंट की भी बात कर लें, जब भी एबनॉर्मल की बात आती है कॉस्टिंग के अंदर, तो उसका एक ही ट्रीटमेंट होता है। क्या होता है आप सब जानते हो, कॉस्टिंग P&L के अंदर ले जाते हैं, इसको बोलेंगे चार्ज टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। यस, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, चार्ज्ड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, वेयर हाउसिंग कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ, भंडारण लागत किसका अंश होती है, वेयर हाउसिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन वेयर ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स या डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले तो ध्यान रखना है, चारों ओवरहेड्स के ऑप्शन है हमारे, ओवरहेड्स, ठीक है, ओवरहेड्स के हमारे जो है वो ऑप्शन है। ये छोटी सी ज्यादा नहीं है, 15 मिनट की क्लास ही ले लेना चाह रही, 15 मिनट की से। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिएगा। जल्दी से आंसर दो 22 का। चलिए, तो वेयर हाउसिंग जो कॉस्ट है वो किसका पार्ट होती है, वो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होगी। यस, भंडारण लागत का। डिस्ट्रीब्यूशन ओवर में क्या आता है, ठीक है, जैसे हमारा हम कह सकते हैं कि एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी वैन, ठीक है, और क्या हो सकता है, यानी कि यूनिफॉर्म ऑफ वेयर हाउस, ठीक है, जो वितरण से रिलेटेड है, जो वितरण का पार्ट है। सेलिंग से रिलेटेड हमारा कौन सा आएगा, जैसे हमारा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस है वो सेलिंग ओवरहेड का पार्ट बन जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ, हमारी बैंक ऑडिट हो गई, या हमारी जनरल ऑडिट हो गई, प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गई, तो इसका पार्ट बनेगा। सुबह कर दो इसको, सुबह आधे घंटे क्लास है, मैं बना के ले आऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज अप्लाइड ऑन, बहुत इजी क्वेश्चन है, भारतीय अनुबंध अधिनियम आप सब जानते हो, जब बना तब तो बोला गया था कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होता है, आप सब जानते हो, ठीक है। 370 हमारा सेक्शन लगा हुआ था जम्मू कश्मीर पर, तो उस समय आप सब जानते हो जितने भी एक्ट हमारे आते थे तो क्या बोलते थे कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इंप्लीमेंटेड, कब इंप्लीमेंटेड हुआ था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, तो आप सब जानते हो 1 सितंबर 1872, बिल्कुल 1 सितंबर 1872 को जो है वो लागू हुआ था, जो हमारा जनरल कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड है। और इसमें हम 1 से लगाकर 75 तक के सेक्शंस भी पढ़ते हैं, आप सब जानते हो, जिसमें हम सब पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। उसके बाद हम ये भी पढ़ते हैं कि पक्षकारों की योग्यता क्या होती है, ठीक है, प्रस्ताव होती है, स्वीकृति होती है, उसके बाद वचन होता है, वचन जब कानून के द्वारा इन्फोर्सेबल हो जाए, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। तो इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ हम चीजें पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, तो आपने प्रस्ताव पढ़ा होता है, प्रपोजल या ऑफर, ये पढ़ते हैं 2A के अंदर। उसके बाद हम एक्सेप्टेंस पढ़ते हैं 2B के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं वचन या ठहराव, जिसको बोलते हैं एग्रीमेंट, 2E में। फिर हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, एग्रीमेंट मतलब हमारा अनुबंध, वो 2H में पढ़ते हो, ठीक है। और क्या पढ़ते हो आप, प्रतिफल, कंसिडरेशन, ये पढ़ते हैं हम 2D में। और पक्षकारों की अनुबंध करने की क्षमता सेक्शन 10 के अंदर सारे पढ़ते हैं ना, वो सारा यहां पर
आते हैं। क्लियर है आप सभी को? क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। आगे बढ़े हम, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? बी ऑप्शन। 24, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस विल डिक्रीज द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन? निम्नलिखित में से परिवर्तनों में से कौन रोकड़ संचालन को कम करेगा? वापिस उस तरह का क्वेश्चन है कि रोकड़ संचालन को कौन कम करेगा? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक, या डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ टेम्पररी इन्वेस्टमेंट, या इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स, या नन ऑफ द अबोव। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संचालन रोकड़ को कम करेगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 24 समझ में आ रहा है आपको? क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 कि संचालन से रोकड़ को कौन कम करेगा? तो आपको मैंने एक चीज बताई थी कि अगर करंट एसेट बढ़ती है तो हम क्या करेंगे? ये आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, याद रखना, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में बहुत काम आएगा। ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, जहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 हमारा आता है। अगर करंट एसेट क्या होती है? लेस होती है, तो आपको क्या करना है? संचालन से रोकड़। संचालन का रोकड़ का मतलब क्या हुआ कि हमारे नेट प्रॉफिट में, जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर रहे होंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट में इसको क्या करना है? ये ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, और करंट लायबिलिटी में सीधा समझ, करंट लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो आप क्या करोगे? ऐड कर दोगे, और करंट लायबिलिटी घटती है तो आप क्या कर दोगे? लेस कर दोगे। अब यहां पर देखिए हम क्या बात करते हैं, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक। अगर वैल्यू ऑफ स्टॉक बढ़ रहा है मतलब करंट एसेट बढ़ रही है तो हम लेस करेंगे, और हमें ये कह रहा है कि इनमें से संचालन से लागत को कौन कम करेगा? तो पहले ही ऑप्शन के अंदर हमारा काम हो चुका है। डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ टेम्पररी इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट गिरते हैं तो बढ़ाएंगे। ये तो हमारा क्या करेगा? ये तो हमारा क्या करेगा? इसको ऐड करेगा। क्यों? क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है। डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स ये भी क्या कर रहा है? क्रेडिटर्स के अमाउंट में कमी हो रही है तो लेस करो। अच्छा इंक्रीज है, सॉरी, इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स है तो इंक्रीज तो फिर ऐड ही होगा। आंसर मेरे हिसाब से आपको आ चुका होगा, 24 का आंसर हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, वैसे क्वेश्चन का क्वेश्चन है, ठीक है, आपको समझा देता हूं, ज्यादा डीपली जाने की विशेष जरूरत नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूं क्योंकि कोस्ट का क्वेश्चन है, फिर आप बोलोगे सर ये हमारा इसमें है नहीं। हाँ चलिए, इनपुट इन अ प्रोसेस 2000 यूनिट्स। ठीक है, हमने किसी प्रक्रिया में 2000 यूनिट्स जो है वो इनपुट की, एंड नॉर्मल लॉस कितना माना गया? 10% उसमें नॉर्मल लॉस हो जाता है। ठीक है, इफ फिनिश आउटपुट इज प्रोसेस इज 1900 यानी कि 1900 यूनिट बनती है, तो ये कह रहा है कि इसका इफेक्ट क्या होगा? किसी प्रक्रिया में 2000 इकाइयां लगाई गई एवं सामान्य हानि 10% है, और यदि प्रक्रिया में निर्मित उत्पादन 1900 का हो गया, ठीक है, 1900 इकाइयों का हो गया, तो फिर एबनॉर्मल लॉस ऑफ 100 यूनिट्स या नॉर्मल गेन ऑफ 100 यूनिट्स, नॉर्मल लॉस ऑफ 100 यूनिट्स या एबनॉर्मल गेन ऑफ 100 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, कौन सा गेन यहां पर होगा? ठीक है, चलिए अब यहां पर अगर हम बात करें तो देखो, हमने किसी प्रोसेस में क्या करी? हमने किसी प्रोसेस में हमने 2000 इकाइयां जो है वो यूनिट इनपुट करी, और ये कह रहा है कि नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस है वो कितना है? 10% है। तो 2000 का नॉर्मल लॉस कितना होता है? 200 होता है। 2000 का 10% 200, तो हमारे पास कितनी आनी चाहिए थी? 1800। लेकिन एक्चुअल में कितनी आई? एक्चुअल में हमारी 1900 इकाइयों का आउटपुट हुआ। तो ये जो 1800 जो है, 1800 माइनस 1900, जब भी हम जानते हैं कि माइनस में आ रहा है, क्यों? क्योंकि 1800 में से 1900 गया तो 100 माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये हमारी एबनॉर्मल गेन हो जाएगी। ये आपने प्रोसेस अकाउंट में पढ़ा होगा, कहां पढ़ा है? एबनॉर्मल गेन आ जाएगा। प्रोसेस अकाउंट बनाकर भी आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर हो जाएगा एबनॉर्मल गेन ऑफ 100 यूनिट्स। डी इज द राइट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन हो जाएगा। 1800 होने चाहिए लेकिन 1900 आए, इसका मतलब 100 इकाइयां हमारी एबनॉर्मल गेन आ जाएगी। क्लियर है सभी को? चल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ओन्ड फंड? इनमें से कौन सा स्वामित्व कोष के अंतर्गत नहीं आएगा? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट यानी कि लाभों का पुनर्निवेश, इसी को बोलते हैं रिटेन अर्निंग्स। और फाइनेंशियल थ्रू पब्लिक डिपॉजिट, जन निधि द्वारा वित्त पोषण। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, तो देखो हमें क्या पूछ रहा है कि कौन सा स्वामित्व कोष में नहीं आएगा? स्वामित्व कोष का मतलब हमारा खुद का फंड, हमारा ओनर्स फंड, तो इक्विटी स्वामित्व कोष का पार्ट है, प्रेफरेंस भी है और ये रिटर्न अर्निंग है। लेकिन फाइनेंशियल थ्रू पब्लिक डिपॉजिट ये हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा बोरोइंग फंड में आ जाएगा।
बोरोइंग फंड में आएगा, जिसको बोलेंगे डेट फंड। कोर्स के हमारे दो स्रोत होते हैं, ओनर्स फंड एंड डेटर्स फंड, जो हमारे लॉन्ग टर्म के अंदर आते हैं। ये लॉन्ग टर्म का पार्ट है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर भी हो गया। 27, इफ द इन्वेंट्री टर्नओवर इज डिवाइडेड बाय 365 इट बिकम्स अ मेजर ऑफ। यदि ये कह रहे हैं कि यदि हम हमारा जो है वो क्या करें, इन्वेंट्री स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसको हम बोलेंगे, यहां पर थोड़ा सा गलत आ गया है, यदि इन्वेंट्री टर्नओवर, इसको बोलेंगे स्टॉक आवर्तन अनुपात। जो कैसे निकालते हो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो बराबर कॉक्स अपॉन एवरेज स्टॉक, ऐसे निकालते हैं हम, ठीक है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है समझो फिर आंसर दो, कि यदि स्टॉक टर्नओवर रेशियो को अगर आप 365 से डिवाइड कर दो तो ये क्या बताता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड या एवरेज स्टॉक या द एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री या सेल्स एफिशिएंसी। तो हम सब जानते हैं कि जब हमारे स्टॉक टर्नओवर रेशियो को हम 365 से डिवाइड करते हैं तो एवरेज आ जाएगा, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगी, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। तो द एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगी, यानी कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो डिवाइड बाय 365, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ बजटरी कंट्रोल, इनमें से कौन सा बजटरी कंट्रोल का बेनिफिट नहीं है, नोट के ऊपर फोकस किया गया है, ऐसे क्वेश्चंस को आप समझा करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ बजटरी कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल का इनमें से कौन सा लाभ नहीं है। एड इन कोऑर्डिनेशन, समन्वय में यह सहायक होता है, क्या यूं कह सकते हैं हम यहां पर, या फिर एड इन मार्केट सेगमेंटेशन या इंप्रूवमेंट इन प्लानिंग, या नन ऑफ द अबोव। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने, ये क्या कह रहे हैं आप समझ गए हो कि इनमें से कौन सा जो है वो बजटरी कंट्रोल का लाभ नहीं है। तो देखो, समन्वय में सहायक होता है और नियोजन में सुधार करता है, लेकिन बाजार विभाजन में सहायक है, ये इसका कोई लाभ नहीं है। ये किसका लाभ है, ये एक्चुअल में हमारा मार्केटिंग का लाभ है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर आता है। तो क्लियर आप सभी को, तो 28 का आंसर भी मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका होगा। 28 का आंसर वापिस देखिए, कोई कह रहे सर बी होगा, कोई कह रहे सी होगा, हाँ बी होगा, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बी के अंदर ही तो दे रखा है, बिल्कुल बी ही आंसर इसका होगा, बिल्कुल 28 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर, अब ये मेरे हिसाब से कोई ज्यादा क्वेश्चन टफ नहीं है, जल्दी आगे बढ़ते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, कंपनी के ओनर होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं, हम सब जानते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं, ओनर्स ऑफ द कंपनी। चलिए, ये वोटिंग पावर होता है इनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेटलमेंट साइकिल इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो निपटान चक्र है वो क्या माना जाता है, टर्म के साथ टी प्लस, यानी कि टाइम के साथ 5 दिन, T+3, T+2, T+1, ये आपने फाइनेंशियल मार्केट के अंदर या सेबी के अंदर पढ़ा होगा। चलिए, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सबका, T+2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, T+2 हो जाएगा। चलिए, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, जल्दी आ जाओ। फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बाय डिवाइडिंग मेथड, डिविडेंड मेथड, ये कह रहा है कि इक्विटी शेयर्स का आपको क्या निकालना है, कैलकुलेशन करनी है। फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बाय डिविडेंड मेथड इट इज नेसेसरी टू नो, ठीक है, लाभांश विधि के द्वारा समता अंशों की गणना करने के लिए हमें यह जानना आवश्यक है, क्या जानना आवश्यक है, क्या नेट एसेट या फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स या टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी या नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर दीजिए। तो नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड हमें पता होना बहुत जरूरी है, आंसर हो जाएगा हमारा यहां पर डी ऑप्शन, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड। 31 का आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, डी ऑप्शन हो जाएगा। चले आगे, चलिए 32, कंपनीज डिविडेंड पॉलिसी इज, वापिस क्वेश्चन किस तरीके का है, जो हमने पढ़ा है डिविडेंड पॉलिसी का क्वेश्चन आया था वोल्टर फॉर्मूले का, जहां पर मैंने आपको बताया भी था कि आर इज लेस देन के है, तो हम क्या बोल रहे थे उस समय, हमने बोला कि डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए क्योंकि वो बेनिफिशियल है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि सेटलमेंट साइकिल जो है एक सेटलमेंट चक्र होता है, किसका, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, एनएससी के अंदर जो है वो क्या होता है, सिक्योरिटी के एक सेटलमेंट निपटान चक्र होता है, जिसकी अवधि क्या मानी गई है, जैसे हमारा नहीं होता है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम पढ़ते हैं, जो हमारा डेज ऑफ ग्रेस होता है, डेज ऑफ ग्रेस होता है, वैसे आपको ये याद रखना है, ये पूछ सकते हैं मान लो, तो इसमें T+2 होता है, ठीक है। जो भी इसमें चक्र का जो समय है, टी का मतलब समय, उसमें 2 और आप एक्स्ट्रा जोड़ दो,
एक्चुअल में हम ये नहीं कर रहे हैं, आगे भी क्या एक जो है वो यहां पर क्लास होती है तो उसको भी हमें देखना है, इसलिए वैसे और हम चेक कर लेंगे, बट टी बोर्ड जो है वो यहां पर चेंज हो गया तो मैं उसको देख लूंगा, एक बार मैं चेक कर लूंगा, बिल्कुल आप निश्चित रहिए, ठीक है। चलिए 31 क्लियर हो चुका है। 32 के अंदर आ जाओ कि कंपनीज डिविडेंड पॉलिसी इज इररिलेवेंट एंड इट डज नॉट अफेक्ट द शेयर होल्डर्स वेल्थ, ठीक है। तो हुज थ्योरी इज बेस्ड ऑन दिस अजम्पशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि कंपनी की लाभांश नीति अप्रासंगिक है, ठीक है, हमने कहा, और यह अंशधारियों की संपत्ति को प्रभावित नहीं करती है, तो इस मान्यता पर किसका सिद्धांत आधारित है। यह क्वेश्चन हमारा कहां पर आया बता आपको, बिल्कुल ये आंसर आया है हमारा, ये क्वेश्चन आया है हमारा डिविडेंड पॉलिसी से। सबसे पहले तो ये बात समझो आप, ये क्वेश्चन हमारा कहां आया है, ये क्वेश्चन आया है हमारा डिविडेंड पॉलिसी से, जो हम कहां पढ़ते हैं, एफएम के अंदर एक चैप्टर पढ़ते हैं लाभांश नीति से। चलो ठीक है, अब ये लाभांश नीति के अंदर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है उसको आप पढ़ो, फिर इसका आंसर दीजिए। देखो मैंने आपको बता दूं, इसका आंसर भी अगर t+1 है तो हम एक और देख लेंगे, ठीक है। अगर t+1 है तो फिर t+1 ही इसका माना जाएगा। आगे जो भी क्लास होगी उसको मैं आपको क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल निश्चित रूप से, ठीक है, या कमेंट बॉक्स में आपको बता देंगे, एक बार आप निश्चित रहिए। नहीं, इस बार आएगा तो बिल्कुल सही कह रहे हो, चेंज है तो चेंज ही करना पड़ेगा, कोई डाउट ही नहीं उसमें। चलिए 32 का आंसर दीजिए। कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी इररिलेवेंट है तो इट डज नॉट अफेक्ट द शेयर होल्डर्स वेल्थ, तो इसमें से कौन सा हम कह सकते हैं कि फॉर्मूला हमारा ज्यादा बेटर रहेगा, वोल्टर का, या फिर मोदी मिलानी मिलर एमएम वाला, ठीक है, या सोलोमन इजरा वाला, इजरा सोलोमन का, या नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने, तो इसमें मोदी मिलानी मिलर का बेस्ट रहेगा कि डिविडेंड अगर इररिलेवेंस है, ठीक है, तो थ्योरी जो दी है वो किसने दी है, मोदी मिलानी मिलर अप्रोच की है, तो इसके हिसाब से फिर आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर बी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कह रहे हो 30 का तो मैं और चेक कर लूंगा एक बार, बिल्कुल 30 को मैं एक बार मार्क कर देता हूं ताकि मुझे अच्छे से याद रहेगा, ठीक है, ये हमें ध्यान रहेगा। चलिए 31 2 भी हो चुका है। 33 में आ जाओ जल्दी से। कार्यशील पूंजी है, ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, जो इजी है उसको जल्दी काम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए कार्यशील पूंजी क्या होती है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होती है। तो 33 भी क्लियर है आप सभी को। चले आगे की ओर, चलिए ठीक है। 34 हॉरिजॉन्टल एनालिसिस आल्सो नोन एज, अब एक्चुअली देखा जाए तो ये शायद आपके टॉपिक में है कि नहीं मुझे पता नहीं, क्षैतिज विचलन, पर एक बार हमने क्वेश्चन में ले लिया है। 34 का क्या कह रहा है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस आल्सो नोन एज, हॉरिजॉन्टल जो एनालिसिस है उसको हम और किस नाम से जाने जाते हैं, तो इसको ट्रेंड एनालिसिस, या हम कह सकते हैं डायनेमिक एनालिसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डायनेमिक एनालिसिस भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि आपने ट्रेंड एनालिसिस पढ़ा होगा, और ये हमारा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, प्रवृत्ति विश्लेषण जिसको हम कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर इंप्लाइज, पूंजी ढांचा शब्द का आशय क्या होता है, जल्दी बताओ। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म डेबिट्स डेट, या फिर शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म डेट्स, इसको डेबिट्स का मतलब डेट्स कर देना, शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स, या इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। पूंजी ढांचे का मतलब, कैपिटल स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, पूंजी ढांचे का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म जो हमारा डेट है उसी को हम क्या बोलेंगे, यहां पर हम बोलेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर बोलेंगे, बिल्कुल। तो ए इज द राइट आंसर। 36 में आ जाओ। एडीआर इशू, जैसे जीडीआर होता है ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट्स, वैसे भी हमारा क्या होता है, एडीआर होते हैं, ठीक है। तो फॉरेन करेंसी या फॉरेन से आपने जो फॉरेन ट्रेड पढ़ा होगा, या बहुत सारे चैप्टर्स हम पढ़ते हैं, चाहे वो सेबी से रिलेटेड हो गया है, तो आपने हर जगह पर यहां पर जो है वो पढ़ा होगा, ठीक है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का एडीआर कहां इशू किए जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा यूएसए। क्या हो जाएगा, यूएसए, यानी कि डी, डी इज द राइट आंसर। इसका पूरा नाम क्या है, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट्स। वैसे ही जीडीआर होता है। द हाईएस्ट लेवल नीड इन द नीड ऑफ हायरार्की ऑफ अब्राहम मैस्लो, अब्राहम मैस्लो की आवश्यकता सीढ़ी में सबसे ऊंचा आवश्यकता स्तर कौन सा है। यह क्वेश्चन बिजनेस से आया है, मोटिवेशन से, ठीक है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा यहां पर क्वेश्चन नंबर 37 का। 37 आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन, जल्दी से पढ़िए, उसका आंसर दीजिएगा। जल्दी से, आपने पढ़ा होगा हायरार्की ऑफ नीड, और अब्राहम मास्लो ने दी है, उन्होंने पुस्तक लिखी थी 1943 में, आपको पता होगा, द थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, द थ्योरी ऑफ
जिसमें उन्होंने थ्योरी दी थी, उस थ्योरी का नाम क्या है? हायरार्की ऑफ नीड। द नीड हायरार्की बोलो या हायरार्की ऑफ नीड बोलो। उसमें 5 उन्होंने आवश्यकता क्रमबद्धता बताई थी, आप सब जानते हो वो 5 हैं। ठीक है, ठीक है। प्रतिष्ठा आवश्यकता यानी कि प्रेस्टीज नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, बिलोंगनेस नीड या सेफ्टी नीड। अब मैं एक काम करता हूं, इसके अकॉर्डिंग चलूंगा, थोड़ा सा इंग्लिश में चेंजेस हो सकता है, हम स्टेप से चलते हैं। फर्स्ट नंबर पे कौन सी आती है? तो वो हमारी होती है फिजियोलॉजिकल, जिसको बोलते हैं शारीरिक आवश्यकता। दूसरे में आता है हमारा सेफ्टी, सुरक्षा। तीसरे में आता है हमारा सोशल। चौथे में आता है हमारा सेल्फ एस्टीम, या कहीं पर वर्ड चेंज हो सकता है, जैसे कभी कभी प्रेस्टीज भी आ सकता है, प्रेस्टीज इसी का पार्ट है, ये जो इसलिए यहां पर लिखा हुआ ना, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। और 5वें नंबर पे वो सबसे ऊपर कौन सी आती है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और मेरे हिसाब से ये सब आपने पढ़ रखा है, तो किसी को भी इस क्रम के अंदर कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, इसमें से सबको पता है कि यहां पर प्रिंसिपल्स ऑफ हायरार्की बुक में होना कोई जरूरी नहीं है, अगर मोटिवेशन है तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अभी है कि नहीं आप और चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? सबसे ऊपर कौन सी होती है? तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए 38, हायर परचेज एक्ट कब आया था? आपने हायर परचेज अकाउंटिंग पूछा, वो पढ़ा होगा, तो वो आया था 1972 में। ठीक है, अभी रिलेवेंट है कि नहीं आप देख लेना और अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ कॉमर्शियल पेपर यूजुअली रेंजेस। आपने वाणिज्यिक पेपर तो पढ़ा होगा, और ये क्वेश्चन कहां से आया हमारा? तो हम फाइनेंशियल मार्केट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फाइनेंशियल मार्केट में 2 चीजें होती है हमारी, एक होता है हमारा मनी मार्केट और दूसरा होता है हमारा कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट भी 2 प्रकार का होता है, आप सबको पता है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। कैपिटल मार्केट भी 2 प्रकार होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। ये चीज आपको जब ध्यान में होगी। ठीक है, अब इसके अनुसार आंसर दीजिएगा यहां पर क्वेश्चन नंबर 39 का। तो देखो क्वेश्चन यू कंफ्यूजन करने के लिए आया है, 20 से 40 का कोई लेना देना नहीं है यहां पर, 60 से 90 का भी कुछ नहीं है, 120 से 65 का भी नहीं है। अब एक बचा, एक तो 90 से 364 दिन तक। अब देखो एक्चुअल में देखा जाए तो ट्रेजरी बिल जो होते हैं ना, यहां पर देखो तो ऑप्शंस भी यहां पर गलत आए थे एग्जाम के अंदर, क्योंकि एक्चुअल में देखो तो ये ट्रेजरी बिल का दिन है। अब देखो ट्रेजरी बिल जो इश्यू किए जाते हैं ना, आपने ट्रेजरी बिल भी पढ़े होंगे, एक आपने कोल मनी मार्केट पढ़ा होगा, सबसे त्वरित ये होता है कोल मनी मार्केट। इसमें होता है 1 दिन से लगाकर 15 दिन तक, 1 दिन से लगाकर 15 दिन के लिए जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी मार्केट होता है वो होता है हमारा कोल मनी मार्केट। एक तो ये क्लियर हो गया आपको, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब होता है ट्रेजरी बिल और दूसरा होता है कॉमर्शियल पेपर। एक्चुअल में जो कॉमर्शियल पेपर है ना, यहां पर एक देखा जाए तो ये गलत आया, क्योंकि कॉमर्शियल पेपर जो होते हैं ना वो 7 दिन से लगाकर, इसका आंसर ये होना चाहिए था 7 days to 365 था एक्चुअल में। और ट्रेजरी बिल इश्यू किए जाते हैं 90 दिन के, ट्रेजरी जो बिल है ना ये इश्यू किए जाते हैं 91 दिन के, उसके बाद 182 डेज के या 364 के। अगर आप ढंग से पढ़ो तो ये चीज है। ठीक है, और ट्रेजरी बिल पहली बार कब इश्यू किया गया था? 1917 में। ठीक है, और कॉमर्शियल पेपर सबसे पहले कब इश्यू किए गए थे? 1990 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक्चुअल में देखा जाए तो क्वेश्चन गलत है, नहीं करो सबके साथ ले लेंगे ना, समझ भी तो हो रहा है। तो आंसर देखा जाए तो ये क्वेश्चन भी रोंग हो जाएगा, क्योंकि एक सही इसमें ऑप्शन एक भी नहीं था। देखा जाए तो इसमें एक भी क्वेश्चन सही नहीं था ऑप्शंस। ठीक है, चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। डिविडेंड पर शेयर दे रखा 15 और अर्निंग पर शेयर दे रखा है 50। हिंस डिविडेंड पे आउट रेशियो इज, डिविडेंड पे आउट रेशियो बताना है, डीपी जो आपका रेशियो है, डिविडेंड पे आउट रेशियो जल्दी बताओ। ये दे रखा है डिविडेंड पर शेयर कितना है? 15 है, और अर्निंग पर शेयर कितना है? ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आपके सामने आ गया। अंश लाभांश 15 है और प्रतिअंश अर्जन कितना है यहां पर? तो हम क्या बोलेंगे? डिविडेंड पे आउट रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? डिविडेंड पर शेयर, यानी कि डीपीएस अपॉन ईपीएस इंटू 100 कर दो, तो ये आ जाएगा 15/50 इंटू 100 करो। ये कितना हो रहा है? 1 0 से 1 0 गया, 5 से जाएगा 3 बार, तो आंसर आ जाएगा 30%। क्या आ जाएगा? 30%। सी इज द राइट आंसर। क्लियर आप सबको? चलें आगे की ओर। चलिए 41 जल्दी जल्दी पढ़िए। ट्रेजरी बिल्स आर बेसिकली, मैंने बताया ट्रेजरी बिल ये वही है जिसके लिए बात कर रहे थे हम। पहला ट्रेजरी बिल कब जारी किया गया था? 1917 में। और ये कितने दिनों के लिए इश्यू होते हैं? तो 91 डेज, 182 डेज और 364 या
365 डेज, ठीक है। और ट्रेजरी बिल जो है वो यहां पर पूछ रहे हैं कि किससे संबंधित होते हैं, एन इंस्ट्रूमेंट टू बोरो शॉर्ट टर्म फंड्स, एन इंस्ट्रूमेंट टू बोरो लॉन्ग टर्म फंड, एन इंस्ट्रूमेंट टू कैपिटल मार्केट, या नन ऑफ दो। तो ये होते हैं शॉर्ट टर्म मार्केट से रिलेटेड। तो आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, ए इज द राइट आंसर। 41 का आंसर क्लियर है आप सभी को? 41 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 41 का जो आंसर है वो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से, समय का भी कम अभाव है हमारे पास और क्वेश्चन भी 5-6 बचे हैं। एक्सेस वर्किंग कैपिटल इज एविडेंस ऑफ, ये कह रहा है अधिक कार्यशील पूंजी किसका प्रमाण है? क्या आपके पास ज्यादा पैसा है यानी कि एडवांस क्रेडिट है, या डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, या आइडल फंड्स, या फिर नन ऑफ द अबव। अगर आपके पास एक्सेस कैपिटल है तो क्या ये खुशी की बात है? नहीं है, ये आपका आइडल फंड कहलाएगा, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। निष्क्रिय कोष है क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो होती है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो ये भी एक निश्चित रेशियो में होनी चाहिए। आपके पास एक्सेस कैपिटल फंड है तो आपके पास ज्यादा भी अगर पड़ी रहेगी ना तो भी मतलब नहीं है, क्योंकि निष्क्रिय कोष है जो पड़ा रहेगा, ठीक है। चलिए वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है पर यूनिट 15, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 15 दे रखी है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस दे रखे हैं 1,08,000 के, सेलिंग प्राइस एट ब्रेक इवन पॉइंट 12,000 यूनिट दे रखी है आपको। यूनिट्स वुड भी प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत 15 है, स्थायी वही 1,08,000 है, और अथवा 12,000 इकाइयों के हम कह सकते हैं कि हम ब्रेक इवन पॉइंट पर विक्रय मूल्य कितना होगा? 12,000 के यहां पर जो है वो हमें ब्रेक इवन पर कितना विक्रय मूल्य हमारा होगा, जल्दी से बताइए। तो देखो एक चीज आपने पढ़ी होगी, आपने पढ़ा होगा कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारा कंट्रीब्यूशन आता है, और कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट अगर हम करते हैं तो हमारा प्रॉफिट आता है। क्या आता है? अब यहां पर इसने क्या बोला है, इस क्वेश्चन को समझो और आंसर को फिट करो। यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, यहां पर बिल्कुल आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 24 हमें कह रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपए है और फिक्स कॉस्ट 1,08,000 दे रखा है और ब्रेक इवन पॉइंट हमें 12,000 यूनिट दे रखा है। तो सेलिंग प्राइस हमारी क्या होती है? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट बराबर कितना हो जाएगा हमारा? तो ये देखो आप, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये आप करोगे सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट बराबर हमारा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा हमारा डिवाइड बाय 12,000, ठीक है। तो ये 3 0 से 3 जगह 12 मानी 108, तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगी? 15 प्लस 9 बराबर 24 हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, डी इज द राइट आंसर। फाइनली आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आप इसको क्रॉस वेरीफाई करके पढ़ोगे तो आपको यहां पर जो है वो समझ में आ जाएगा। चलिए आगे की ओर, चलिए क्वेश्चन नंबर 44, विच लिवरेज एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इस फॉर्मूले के बेस पे बताना आपको यहां पर, ये क्या कह रहा है? बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो देखो मैं आपको फॉर्मूला लिखूंगा, आपको पता लग जाएगा। फाइनेंशियल लिवरेज हमारा क्या होता है? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी होता है। तो क्या इस क्वेश्चन ने ये लैंग्वेज पूछी थी क्या? ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है? वही कंट्रीब्यूशन यानी कि सी अपॉन ईबीआईटी होता है। मैं सारे फॉर्मूले लिख रहा हूं, आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे। और कंबाइंड लिवरेज हमारा क्या होता है? कंपोजिट, तो ऑपरेटिंग इनटू फाइनेंसिंग होता है, यानी कि ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। नहीं, इसमें आप यूं करो, ये हो जाएगा हमारा कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी इनटू ईबीआईटी अपॉन ईबीटी हो जाएगा। तो ईबीआईटी से ईबीआईटी गया तो हमारा क्या बच जाएगा? सी अपॉन ईबीटी। अब इस क्वेश्चन ने क्या पूछा है? कंट्रीब्यूशन एंड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का पूछा है। कंट्रीब्यूशन एंड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का तो हमारा हो जाएगा ऑपरेटिंग लिवरेज। आंसर क्या हो जाएगा? 44 का। 44 का आंसर हो जाएगा बी। इस तरीके से भी आप सोल्व करके क्रॉस वेरीफाई करके भी समझ सकते हो। तीनों के फॉर्मूले भी आपको मैंने बता दिए, ठीक है। चलिए जल्दी पढ़ लो इसको। इफ फाइनेंशियल लिवरेज दे रखा हमें 2.14, बाय व्हाट परसेंटेज विल टैक्सेबल इनकम इंक्रीज इफ ईबीआईटी इंक्रीजेस बाय 6%। अगर आपका ईबीआईटी 6% से वृद्धि होती है तो कर योग्य आय में भी कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी, ये आपको बताना है। तो आप फॉर्मूले के बेस पे आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि परसेंटेज चेंज ऑफ लिवरेज क्या होता है? परसेंटेज चेंज ईबीटी, ठीक है, डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज ईबीआईटी। इसके बेस पे आप करोगे तो आपको आंसर यहां पर आराम से आ जाएगा। परसेंटेज चेंजेस के आधार पर इसको सोल्व करना है। आपको इसको कैसे सोल्व करना है? इसको आपको परसेंटेज चेंजेस के आधार पर जो है वो सोल्व करना है, तो आपको समझ में यहां पर अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो लिवरेज वैसे निकालते फॉर्मूले से, और दूसरा क्या होता है? परसेंटेज चेंज ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज ईबीटी, तो इससे आ जाएगा।
ठीक है, तो इसके बेस पे करोगे तो आपको आराम से आंसर समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बेस पे आपको करना है परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज ठीक है। चलिए, स्थायी लागत प्रति इकाई में वृद्धि होती है जब क्या होता है, स्थायी लागत अगर प्रति इकाई में वृद्धि होती है जब, तो किस बेस पे इसको निकालोगे ये बताइए 46 को। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेस व्हेन, प्रति इकाई जो हम कह सकते हैं स्थायी लागत की प्रति इकाई में वृद्धि होती है जब क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज, जब प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत बढ़ जाए, या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाए, या फिर प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, या प्रोडक्शन वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने। तो आप सब जानते हो जब हमारा प्रोडक्शन वैल्यू क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि हमारी क्या होती है, प्रति इकाई स्थिर लागत में वृद्धि होती है। अब बात करें सर देखो, क्योंकि हम सब जानते हैं जो हमारी स्थिर लागत होती है फिक्स्ड कॉस्ट, ये हमारी पीरियड कॉस्ट भी कहलाती है। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। इररिलेवेंट फ्रॉम प्रोडक्शन, ठीक है, हम जानते हैं इसका उत्पादन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर होगा टोटलिटी में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे हैं गिरने की और बढ़ने की, तो जैसे जैसे आप सब जानते हो, जैसे मान लो एग्जांपल नंबर 1, अगर हम मानते हैं कि टोटल एक्सपेंसेस या टोटल प्रोडक्शन की बात कर लो आप, टोटल प्रोडक्शन है हमारा मान लो 1 लाख का, ठीक है, और मान लेते हैं फिक्स कॉस्ट है 50,000, कितनी है 50,000, तो हमारी पर यूनिट कितनी आ जाएगी, 2 रुपए आ जाएगी। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 2 देखो, अगर ये टोटल प्रोडक्शन क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन गिरेगा, ठीक है, मान लेते हैं कि टोटल प्रोडक्शन हमारा हो गया 90,000 का, तो भी फिक्स कॉस्ट हमारी यही रही 50,000 की, 4 0 से 4 गया, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1 पॉइंट, देखो समथिंग गिर रही है, मानते हो चीज, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे यहां पर, ठीक है, हाँ एज ठीक है। और अंतिम क्वेश्चन की ओर आ जाओ, वित्तीय लेवरेज का मापन क्या होता है, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर ही रहते हैं, वित्तीय लेवरेज यानी कि फाइनेंशियल लेवरेज का मापन कैसे होता है, तो ए ऑप्शन में जो दे रखा है वही सही है आपका, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी ये गलत है, ये नहीं होगा, सी अपॉन ईबीआईटी किसका होगा, ये हमारा हो जाएगा ऑपरेटिंग लिवरेज का। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आज की इस महत्वपूर्ण क्लास के अंदर हमने टॉप 47 क्वेश्चन देखे हैं जो आप सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड है। उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा थे तो हम स्पीडली जरूर चलें, पर मुझे लगता है कि कहीं पर भी आपको जो है वो चीजें समझने में दिक्कत नहीं आई होगी। जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो हमने डिस्कस किए, चाहे वो एफएम के थे, चाहे वो कॉस्टिंग के थे, चाहे वो ऑडिटिंग के हैं, या कहीं लॉ से जुड़े हुए भी हो सकते हैं। ठीक है, या कुछ क्वेश्चन हमारे रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब वही मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हमारे पार्ट थे, उनको हमने डिस्कस किया। तो इसी क्लास में इस समय के साथ में हम यहाँ पर 47 क्वेश्चन को पूरा करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आगे क्वेश्चन जब भी डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और आपकी तैयारी जो है वो आप यहाँ पर